है E20 क्या है? पर्यावरण बचाने के लिए 20 लक्ष्य, या आर्थिक सुधार, या आर्थिक समूह, या एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। तो इसका सही आंसर है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में बेंगलुरु है, भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन, या मैग्नीज, या फास्फोरस, या जिंक। तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन अधिक अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। ये पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 15 में पाया जाता है। इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 यानी S ब्लॉक पर 2 और P ब्लॉक पर 3। यह अर्थ क्रस्ट में अल्प मात्रा में मुख्यतः सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन के परमाणविक तथा भौतिक गुण। नाइट्रोजन वर्ग 15 के तत्व हैं एवं इस वर्ग में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में किंतु अन्य तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है एवं इसकी संयोजकता 3 और 5 है। इसकी संयोजकता कितना है? 3 एवं 5 है। यह जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नाइट्रोजन जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। यह हवा से थोड़ा हल्का और जल में कम घुलनशील है। नाइट्रोजन काफ़ी कठिनाई से द्रवीभूत होती है। इसको द्रव में कन्वर्ट करने पर बहुत कठिनाई होता है। साधारण ताप पर नाइट्रोजन निष्क्रिय होती है। नाइट्रोजन तत्व पादप द्वारा कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस या अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों को मुख्यतया न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी पदार्थों के संश्लेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसे गैस के रूप में न लेकर नाइट्रस व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करती है। वातावरण में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78% है। डायरेक्ट कोई भी पादप इसे गैस के रूप में नहीं लेता है, इसे नाइट्रेट्स व नाइट्राइट्स के रूप में प्रयोग करता है। मैग्नीज पौधों में इस तत्व की आवश्यकता क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। किसका? मैग्नीज का। पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण में होती है। यह नाइट्राइट व नाइट्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां भूरी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? भूरी। और फास्फोरस के बारे में देखिए। फास्फोरस यह तत्व न्यूक्लिक अम्ल एवं फॉस्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक को देखिए। जिंक इस तत्व की कमी से पौधों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। यदि जिंक की कमी होगा तो पौधों की लंबाई वृद्धि रुक जाती है एवं पौधे बौने हो जाते हैं। यह इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है। सल्फर यह तत्व पौधों के प्रोटीन तथा जीव द्रव्य के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। इस तत्व की कमी होने से पेड़ों एवं पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है। कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। यह दलहनी फसलों की जड़ों एवं
गांठों के निर्माण में मदद करता है। पोटेशियम, पौधे की वृद्धि में पोटेशियम तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी कमी से पत्तियों पर अंगमारी हो जाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में रुकावट होती है। कैल्शियम, यह डीएनए तथा आरएनए को प्रोटीन से संयुक्त करता है। क्रोमोसोम के निर्माण में वसा संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट एवं एमिनो अम्ल के परिवहन में सहायक होता है। लोहा, लोहा यह तत्व पौधों के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। पौधों में लोहे की कमी से क्लोरोसिस रोग होता है। बोरॉन, यह मुख्यतः शर्करा के ट्रांसलोकेशन में सहायक होता है। इसकी कमी से पौधे के शूट टिप नष्ट हो जाते हैं। मोलिब्डेनम, यह नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी कमी से फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में वीपटेल रोग होता है। वीपटेल रोग होता है। कौन रोग होता है? वीपटेल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को या 12 अक्टूबर को या 19 नवंबर को या 4 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर है 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका, शॉन कॉनेरी या रॉजर मूर या टिम्थी डेल्टन या पियर्स ब्रोजनन? तो इसका सही आंसर है शॉन कॉनेरी। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता शॉन कॉनेरी थे। शॉन कॉनेरी ने डॉक्टर नो 1962 में बड़े पर्दे पर पहले जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। इयान फ्लेमिंग द्वारा निर्मित बॉन्ड श्रृंखला दुनिया भर में सिनेमाई रोमांच के लिए स्वर्ण मानक बनी हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? 123, 124, 153, 213। तो इसका सही आंसर है 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स जीता था। आईपीएल 2023 की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस को डीएल विधि से 5 विकेट से हराया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? जनगणना करना, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, या पशु जनगणना करना, या अंतरराज्यीय व्यापार के आंकड़े एकत्रित करना? तो इसका सही आंसर है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी सही है। एनएसएसओ एक राष्ट्रव्यापी संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में देश के आंकड़ों संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने और राष्ट्रीय आय तथा अन्य संबंधित आंकड़ों का अनुमान लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वे करने के उद्देश्य से की गई।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल या कानून एवं न्याय मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल यानी हिंदी में महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। NVS 01 डैश है, NVS 01 एक डैश है, नाक में डालने की कोविड वैक्सीन या राइफल या मिसाइल या उपग्रह। तो इसका सही आंसर है उपग्रह। NVS 01 एक उपग्रह है। यह उपग्रह इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के पेलोड की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से पहला है। NVS 01 उपग्रह को GSLV F-12 व्हीकल का उपयोग करके 29 मई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? किरण देसाई या यशवंत व्यास या गीत चतुर्वेदी या दिव्या प्रकाश दुबे। तो इसका सही आंसर है यशवंत व्यास। बोस्कियाना गुलजार पर हिंदी पुस्तक यशवंत व्यास के द्वारा संकलित की गई है। यह किताब गुलजार की फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली और नापसंद के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती है। प्रश्न है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह, हरदयाल सिंह, सचिन सान्याल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने वर्ष 1926 में पंजाब में किया था। इनके अन्य सहयोगी संस्थापक सदस्य छबील दास और यशपाल थे। अगला प्रश्न है, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? नीति आयोग या फिक्की या भारतीय रिजर्व बैंक या ट्राई। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 17 जुलाई 2023 को तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु 80.89 अंक के साथ प्रथम स्थान पर एवं 78.20 अंक के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और 76.36 अंक के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या लेइडेन। तो तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन। तापमान की SI मात्रक केल्विन है। तापमापन के लिए दो बिंदु निश्चित किया गया है, क्वथनांक बिंदु, हिमांक बिंदु। तापमान मापने के विभिन्न पैमाने, एक सेल्सियस पैमाना होता है। इस पैमाना पर जल का क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। केल्विन पैमाना देखिए, केल्विन पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 373.15 के तथा हिमांक बिंदु 273.15 के लिया जाता है। एक होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना, इस पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट तथा हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट पर लिया जाता है। एक रोमर पैमाना होता है, इस पर क्वथनांक बिंदु 80 रोमन तथा हिमांक बिंदु 0 डिग्री रोमर लिया जाता है। पैमानों का संबंध है, सेल्सियस में 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट में 32/180 बराबर रोमर में 0/80 बराबर केल्विन 273/100। यह संबंध है चारों पैमानों का। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मिजोरम में, मणिपुर में या त्रिपुरा में या नागालैंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फमूदी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? फमूदी कहते हैं। प्रश्न है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम या फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या एम्पियर के नियम द्वारा या दक्षिण हस्त अंगूठा नियम द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम द्वारा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा प्रतिपादित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम क्या कहता है? यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा माने मिडिल फिंगर परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती हो और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगी। विद्युत जनित्र इसी नियम पर आधारित है। देखिए यहाँ दिखाया गया है, अंगूठा चालक की गति को संकेत करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर जो है चालक में प्रेरित विद्युत धारा को। यह ऊपर गति है, इधर क्षेत्र है, नीचे प्रेरित विद्युत धारा है। ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यही है। अब है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी बायां हाथ का नियम। यदि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा यानी मिडिल फिंगर तथा अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हों कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मिडिल फिंगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फिगर में। इस तरह से वाम फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम बताता है अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी और मिडिल फिंगर जो है विद्युत धारा को, तो और ये जो है बल को दिखाता है। यानी ऊपर चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, इधर बल है यानी अंगूठा बल को दिखाएगा और विद्युत धारा को ये वाला फिंगर मिडिल फिंगर दिखाएगा विद्युत धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा वैसी धारा जिसका परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। एक होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करेंट। वैसी धारा जो सिर्फ एक ही दिशा में प्रवाहित होती है दिष्ट धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर निम्न है। दोनों में अंतर देखिए, एक तरफ दिष्ट धारा है, एक तरफ प्रत्यावर्ती धारा है। दिष्ट धारा, इस धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है और प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है। दूसरा अंतर है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है और प्रत्यावर्ती धारा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कम ऊर्जा व्यय होता है। तीसरा अंतर है, ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है और इस धारा में ट्रांसफार्मर की सहायता से इस धारा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। चौथा अंतर है, इससे बैटरी को चार्ज किया जा सकता है।
इससे बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा से बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता। स्रोत देखिए कहाँ से लिया गया है, NCERT कक्षा 10 के अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पेज नंबर 258, 263 और 264 से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2004, 2005 या 2006 या 2007। तो इसका सही आंसर है 2006। भारत में मनरेगा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव से हुई। पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 से बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी या ऑप्टोमेट्री या ओडोंटोलॉजी या ओफ्थेल्मोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओफ्थेल्मोलॉजी। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को ओफ्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। एक होता है ऑन्कोलॉजी। चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान और रोकथाम से संबंधित होता है। कौन? ऑन्कोलॉजी। एक होता है ओडोंटोलॉजी। दांत की संरचना, विकास और बीमारियों या असामान्यताओं के अध्ययन से संबंधित होता है ओडोंटोलॉजी। और ओफ्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो आँख की रचना, कार्यप्रणाली, उसकी बीमारियों तथा चिकित्सा से संबंधित है। एक होता है नेफ्रोलॉजी, गुर्दे का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन होता है। को होता है ओटोरहिनोलारिंजोलॉजी, कान, नाक और गले के रोग का अध्ययन किया जाता है इसमें। और मार्फोलॉजी में पादपों का आकारीय संरचना। और स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन। टेटोलॉजी में उपर्जित लक्षणों का अध्ययन। एनाटॉमी शरीर एवं विविध अंगों की विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, या इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, या ये खत्म नहीं हो सकता है, या इनका फैलाव एक समान नहीं है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, सही है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। ये खत्म नहीं हो सकता, यह एक विशेषता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी। इनका फैलाव एक समान नहीं है, ये भी सही है। खनिज पदार्थ से खत्म नहीं हो सकता है, विशेषता नहीं पाई जाती है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, केरल या झारखंड या बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कोरापुट उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित पंचपतमाली पहाड़ियों पर बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र में क्योंझर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, ये सभी उड़ीसा के अन्य खनिज क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में या 1717 में या 1747 में या 1751 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 3 मार्च 1707 ईस्वी को प्रातः काल की नमाज संपन्न करने के बाद
अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके शव को दौलताबाद में स्थित खुलदाबाद नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्रसिद्ध सूफी शेख बुरहानुद्दीन के मकबरे के चहार दीवारी के अंदर उसे दफनाया गया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। प्रश्न है, सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य या अधिकतम समर्थन मूल्य या नगद समर्थन मूल्य या मध्यम समर्थन मूल्य? तो इसका सही आंसर है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार फसलों के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर वर्ष में 2 बार तय किया जाता है। यह किसानों को उनके उत्पादों के लिए गारंटीकृत मूल्य और निश्चित बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपरागम झिल्ली द्वारा गति कहलाती है विसरण या परासरण या संकुचन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति परासरण कहलाती है। परासरण की प्रक्रिया में जल यानी विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपारगम्य झिल्ली के संभव नहीं है। परासरण के उदाहरण, परासरण द्वारा पौधे अपने मूल रूम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। पौधों के कोशिका में जल का संचालन परासरण द्वारा ही होता है। पौधों के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण के द्वारा ही करता है। पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के खुलने तथा बंद होने में परासरण की मुख्य भूमिका होती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव संकुचन कहते हैं। एक होता है विसरण, डिफ्यूजन। द्रव गैस तथा बीले के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण के उदाहरण, विसरण द्वारा गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं। इत्र की शीशी कमरे में खोलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा ही पूरे कमरे में फैलती है। स्वच्छ जल में भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल के संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है टेढ़ापन, तनिक भी चतुराई, बहुत सीधापन, अहंकार से युक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तनिक भी चतुराई। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द नेकु श्यानप का अर्थ निम्न होता है। नेकु तनिक, थोड़ा कम या अल्प, श्यानप माने चतुराई। है कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? बूढ़ी गंडक नदी पर, बागमती नदी पर या कोसी नदी पर या सोन नदी पर? तो इसका सही आंसर है सोन नदी। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पर स्थित है। इस पुल का आधिकारिक नाम अब्दुल बारी पुल है, जिसकी स्थापना 1856 ईस्वी में
तथा परिचालन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह पटना तथा भोजपुर के बीच सड़क सह रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 1440 मीटर है। प्रश्न है, आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? इयोन मोर्गन या विराट कोहली या फाफ डू प्लेसिस या ऋषभ पंत? तो आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस थे। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान फाफ डू प्लेसिस था। 12 मार्च 2022 को पूर्व आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने घोषणा की कि वह फाफ डू प्लेसिस को कमान सौंपेंगे, जो आरसीबी के नए कप्तान होंगे। फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीका के एक क्रिकेट खिलाड़ी है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2023 16वां संस्करण था। इसके विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार विजेता रहा है तथा उप विजेता गुजरात टाइटंस था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी या सेव अर्थ सेव बायोडायवर्सिटी या कम टुगेदर स्टैंड फॉर बायोडायवर्सिटी या बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण था। 22 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ या श्रावस्ती या बोधगया या राजगिरी? तो इसका सही आंसर है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ से आरंभ किया था। महात्मा बुद्ध उरुवेला, जो वर्तमान में बोधगया है, यहाँ से सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।